दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिट्टू, तूने सब सामान चेक कर लिया था ना? मयंक का चेहरा उतरा हुआ था। हाँ भाई, हमने सब कुछ चेक कर लिया था, आप परेशान मत होइए, सोनम ने मयंक के चेहरे को छूते हुए कहा। अच्छा रुक, मैं आता हूँ। मयंक तेजी से वहाँ बाहर की ओर बने स्टॉल की तरफ चला गया। सोनम वहाँ एक किनारे खड़ी हो गई थी। तभी उसके बिल्कुल नजदीक से कोई गुजर गया और एक बार फिर से उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। सोनम हैरान परेशान सी चारों तरफ देख रही थी, पर इतनी भीड़ में वो किसे देखकर अंदाजा लगाती कि पिछले 24 घंटों में उसके साथ ये जो असामान्य घटना होने का जिम्मेदार है वो वही है। किधर देख रही है बिट्टू? हाँ, मयंक सामने खड़ा था और उसके हाथ में पानी की एक बोतल और नमकीन और चिप्स के पैकेट थे। कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसे ही, सोनम बात टाल गई थी। अब जब वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ, तो फिर वो मयंक को कैसे बता पाती। मयंक ने सोनम के पिट्ठू बैग में वो सारे पैकेट्स और पानी की बोतल रख दी और उस बैग को खुद पकड़कर खड़ा हो गया। अरे भाई, आप हमारी वजह से अपनी शादी क्यों टाल रहे हैं? सोनम ध्यान से मयंक को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अपनी शादी टालने की कोई शिकन नहीं थी, पर हाँ, अपनी छोटी के उससे दूर होने की उदासी जरूर छाई हुई थी। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी शादी तेरे वापस आने के बाद ही होगी, फिर तो क्यों बार बार परेशान हो रही है? मयंक ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा। पर भाई, कल अपनी भाभी कितनी खुश थी ना आपके साथ, और हमारी वजह से आपका और उनका साथ पूरा नहीं हो पा रहा है, सोनम ने उदासी से कहा। पर कल तो तू भी थी ना हम दोनों के साथ, और बिना तेरे इस भाई की खुशियों का क्या मतलब है छोटी? मयंक ने कहा। सोनम का चेहरा उदासी से लटक गया था। पर अगर हम दोनों ये कहें कि ये फैसला हम दोनों ने मिलकर किया है कि हमारी शादी तुम्हारे वापस आने के बाद ही होगी, तो भी तुम यूं मुंह लटकाए रहोगी? ये सुनकर सोनम ने हैरानी से सामने की ओर देखा तो मयंक के बराबर में खड़ी हुई अवनी उसे ही देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भाभी, आप यहाँ? सोनम का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। नहीं हूँ, अवनी ने प्यार से कहा। तुम खुद को कसूरवार बिल्कुल भी मत मानो, हम दोनों ही चाहते हैं कि हमारी शादी में तुम मौजूद रहो। भला जब तक शादी में दूल्हे की बहन और दुल्हन की ननद हंगामा ना करे, तब तक शादी में मजा कहाँ आता है? अवनी हौले से मुस्कुराकर बोली। अब तो अपना चेहरा सही कर ले सोनू, मयंक ने सोनम से कहा। तभी सोनम की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और सोनम ने कहा कि ठीक है भाई भाभी, हम जाकर आते हैं। बिट्टू? सोनम चौंक गई थी। अवनी ने उसे बिट्टू कहकर बुलाया था। सोनम के साथ साथ मयंक भी बहुत चक्का खड़ा था। अपना ध्यान रखना बिट्टू, और अपना 100% देना उस प्रैक्टिकल इवेंट में, और फिर जल्दी से हम दोनों के पास आ जाना, अवनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर कुछ रुककर बोली, मैं तुम्हें बिट्टू बुला सकती हूँ ना? अवनी ने धीरे से सोनम की तरफ देखते हुए पूछा। सोनम तो बस अवनी और मयंक के गले लग पड़ी और रुंधे हुए गले से बोली कि कहीं पढ़ा था कि बड़े भाई पापा की तरह और भाभी माँ की परछाई की तरह होते हैं। आज हमने सच में देख भी लिया। आप हमें बिट्टू भी बुला सकती हैं, छोटी भी बुला सकती हैं, आपका जो जी चाहे हमें उस नाम से बुलाइए। आखिर माँ के हर संबोधन में अपने बच्चे के लिए बहुत सारा प्यार ही छिपा हुआ होता है। अवनी ने सोनम की ओर देखकर अपनी पलकों को झपका दिया था। एक बार फिर से सोनम की फ्लाइट की फाइनल अनाउंसमेंट हुई और अवनी और मयंक दोनों ने सोनम को गले लगाते हुए सेफ जर्नी और पहुंचकर फोन करने के लिए बोला, और सोनम वहां से अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ चली। एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग लाउंज में अब अवनी ने धीरे से मयंक की तरफ देखते हुए पूछा। पहले तो बहुत सारा थैंक यू, मेरे एक फ़ोन कॉल पर तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गई। मयंक जब सोनम के लिए पानी और चिप्स वगैरह लेने गया था, तभी उसने अवनी को फ़ोन करके फ़ौरन एयरपोर्ट आने के लिए बोला था, और अवनी भी अपनी बुटीक को अपने असिस्टेंट के हवाले छोड़कर फ़ौरन ही एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी थी। अरे इसमें थैंक यू कैसा? मयंक, अगर सोनम तुम्हारी बहन है तो फिर वो मेरी भी तो बहन ही हुई ना, और मैं तो उससे कल रात ही पूछना चाहती थी कि क्या मैं उसे बिट्टू बुला सकती हूँ या नहीं, पर फिर सबके साथ टाइम ही नहीं मिला कि मैं सोनम से कुछ बात ही कर पाती, अवनी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। और फिर वैसे भी वो तुम्हारे लिए अजीज है और तुम मेरे। अवनी चुप हो गई थी कहते कहते। मयंक उसकी तरफ देखकर कनखियों से मुस्कुरा दिया था। वैसे बुटीक आने वाले कस्टमर्स के साथ भी आधी अधूरी बात करके छोड़ देती हो क्या? मयंक ने शरारत से कहा। नहीं तो मैं तो बस वो। अवनी अचकचा गई थी। सच में बहुत सारा थैंक यू अवनी, मयंक ने अवनी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। सोनम को इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, और इस वक्त तुमने सच में आज उसके लिए माँ की कमी को ही पूरा कर दिया। वैसे तुम्हें सच में कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमारी शादी आगे बढ़ाने का जो मैंने फैसला लिया है उससे? मयंक ने अवनी की आंखों में झांकते हुए कहा। मयंक, मैं दिल से चाहती हूँ कि हमारी शादी में बहुत सारा मस्ती और धमाल हो, और वो तो तभी हो पाएगा ना जब सोनम तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने रहेगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम दिल्ली कब आ रहे हो? अवनी ने पूछ लिया था। क्यों, बड़ा इंतजार हो रहा है मेरे दिल्ली आने का? हाँ। मयंक हंस पड़ा था। अरे बताओ भी, अवनी ने जिद करते हुए कहा।
आज तो वैसे वापस मथुरा ही जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ रायते के फैलने का अंदेशा लग रहा है, मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले उस रायते को फैलने से रोकूंगा और फिर सब सेट करके तभी दिल्ली आ पाऊंगा, मयंक ने कुछ कहा। ओके, फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, अवनी ने अपनी गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा। या सी यू सून, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गाड़ी को मथुरा जाने के लिए मोड़ दिया। अवनी भी मुस्कुराते हुए अपनी बुटीक की तरफ चलती थी। एयरपोर्ट के अंदर सोनम की फ्लाइट की 2 बार अनाउंसमेंट्स हो चुकी थी और इसी वजह से वो घबराहट में तेज कदमों से चलते हुए उस तरफ जा रही थी जहाँ से प्लेन तक जाने के लिए लाइन लग रही थी पैसेंजर्स की। उसके पास उसका सिर्फ एक पिट्ठू बैग ही था जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान रखा हुआ था। बड़ा लगेज तो पहले ही डिपार्चर के लिए जा चुका था। वो परेशान से आगे की ओर देखती हुई लाइन की तरफ बढ़ी रही थी कि एक बार फिर से उसे वही एहसास होने लगा था जो उसकी कल रात से जान सुखाए हुए था। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर से इधर उधर देखने लगी थी और इसी हबड़ तबड़ में वो किसी से जोर से जाकर टकरा गई। सॉरी 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 वेरी सॉरी कहते हुए उसने जैसे ही उस मजबूत सीने से हटना चाहा, आउच! एक जोर की चीख निकल गई सोनम के मुंह से। एक बार फिर से उसके बाल टकराने की वजह से किसी की जैकेट की जिप में फंस चुके थे और जल्दी से सर उठाने के चक्कर में उसके बाल खिंच गए थे। वेट 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 मिस, ऐसे तो आप पूरा एयरपोर्ट ही इकट्ठा कर लेंगे, उस शख्स ने कहा। सोनम के कान खड़े हो गए थे। वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकती थी? पहली बार उसने ये आवाज़ तब सुनी थी जब वो कल रात कार के पास खड़ी थी और उसकी मदद करने वाले ने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया था, और दूसरी बार जबकि वो कल रात ही प्रिया से बात कर रही थी तब यही आवाज़ उसके ठीक पीछे की तरफ से आ रही थी। एक रौबदार मगर बहुत ही संयमित सी आवाज़ थी। एक अजीब सी खलिश थी उस आवाज़ में जिसे सुनने के बाद बंदे का मन एक बार ज़रूर चाहेगा कि यार इतनी हॉट आवाज़ के मालिक को एक बार देखना तो बनता है। आप अगर खुद को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखेंगी ना तो हम दोनों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, उस बंदे ने कहा। सोनम को थोड़ा सा अजीब तो लगा पर फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और फ्लाइट छूटने का डर भी था, तो बस वो सांस रोक के चुपचाप खड़ी हो गई थी। उस बंदे ने धीरे धीरे करके सोनम के बालों को अपनी जैकेट की जिप से निकाला और धीरे से उसके कानों के पास जाकर कहा कि हो गया। सोनम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही अपने चेहरे को उसके सामने किया, दोनों की ही नजरें कुछ पल के लिए ही सही पर आपस में मिल गई। बस यही एक वो पल था जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और शायद आंखों के रास्ते एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। सोनम जिससे टकराई थी वो था अमित रघुवंशी, यानी डिक्कू। अमित भी जब सोनम के बालों को अपनी जैकेट की जिप से निकाल रहा था तो उसे भी एक पल को महसूस हुआ था कि कल भी तो जब उसने किसी लड़की के गाड़ी के हैंडल में फंसे बालों को निकाला था तो उसके बाल भी तो ऐसे ही सिल्की लंबे और चमकदार थे। कहीं ये वही तो नहीं है? दोनों का एक दूसरे से ध्यान तब टूटा जब उन दोनों के कानों में अपने अपने नाम की अनाउंसमेंट सुनाई पड़ी। फ्लाइट रेडी थी टेक ऑफ करने के लिए, पर उसके 2 पैसेंजर्स अभी तक फ्लाइट में नहीं आए थे, जबकि उन दोनों ने चेक इन कर लिया था और उनका लगेज भी फ्लाइट में पहुंच चुका था। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे छोड़ा जैसे कि दोनों ही किसी बिजली के तार को पकड़े हुए थे। सोनम उसे थैंक यू बोलना चाहती थी कि अमित ने अपनी जैकेट संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने का फैसला किया और बोला कि जब खुद को और बालों को संभाला नहीं जा सकता है तो फिर इतने लंबे बाल रखने की जरूरत ही क्या है। सोनम का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। लड़की से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। कान्हा जी थोड़ी सी शक्ल क्या अच्छी बनाती है तो खुद को सलमान खान समझने लगे हैं ये। सड़ू कहीं के, सोनम ने मन ही मन कहा। आगे जाते हुए अमित के पैर रुक गए थे। ऐसा लगा जैसे उससे किसी ने कुछ कहा है और वो पीछे मुड़कर देखने लगा। सोनम को पीछे से आते हुए देखकर वो मुंह बनाकर बोला कि लापरवाह लड़की जो खुद को ही नहीं संभाल सकती है, पता नहीं वो आगे और क्या कर पाएगी। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन तोड़ते हुए प्लेन की तरफ बढ़ गए थे। एयरपोर्ट पर टकराने के बाद दोनों एक बार फिर से अजनबियों की तरह प्लेन की तरफ बढ़ चुके थे। दोनों ही अपने अपने मन में एक दूसरे के लिए एक इमेज बना चुके थे। सोनम के लिए वो एक अकड़ू, एरोगेंट और सड़ू था जिसे ये तक नहीं पता था कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। वहीं अमित सोच रहा था कि ये लड़कियां भी ना पता नहीं क्यों इतने लंबे बाल रखती हैं जब उन्हें ठीक से संभालना भी नहीं आता। सच अ केयरलेस एंड क्रेजी गर्ल। दोनों अपनी अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गए थे। गनीमत थी कि दोनों की सीटें थोड़ी दूर दूर थी, वरना रास्ते भर में एक दूसरे को और भी अच्छी तरह से आंकते हुए जाते। इधर दिल्ली में रघुवंशीज विला। अखिलेश जी अमित को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ चुके थे। घर की महिलाएं शायद उनके वापस आने का भी इंतजार कर रही थी। अब बताइए जल्दी से कि आप किस खुशी की बात कर रहे थे कल अवनी की सगाई की पार्टी में? कविता जी ने उनके सोफे पर बैठते ही बोला। अरे डुग्गू की माँ, बताता हूँ, पहले थोड़ी सांस तो लेने दीजिए मुझे। पता नहीं है आपको कि कितना बड़ा काम करके आ रहा हूँ मैं। आपके सुपुत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसे मैं बिना किसी बहस के और विवाद के सकुशल करके आया हूँ। देख अखिल, जिस बात पे तुम भी हमारी बींदड़ी की साइड लेवूंगी, कल रात की अधूरी बात आखिर था कब पूरी करेगा? दादी ने भी अपना आसन अखिलेश जी के सामने ही लगा लिया था। अरे पहले कोई इस बेचारे पा को एक कप चाय तो पिला दे,
अखिलेश जी ने बेचारगी के साथ कहा। ये लीजिए पा, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय। प्रिया ने अखिलेश जी के हाथों में चाय का कप थमाते हुए कहा। अखिलेश जी ने खुश होकर चाय का एक घूंट भरा और कहा कि आज सच में चाय पीने का मजा आ रहा है। अब तो आपको चाय भी मिल गई, अब तो बता दीजिए। कविता जी से अब शायद सब्र नहीं हो रहा था। अखिलेश जी ने अपनी चाय इत्मीनान से खत्म की और सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। ये भी यो एक्सप्रेशन कौन सी खुशी में दे रहा है। दादी का मुंह बन गया था अखिलेश जी को हंसते हुए देखकर। माँ, कविता जी, प्रिया, मैंने डुग्गू के लिए एक लड़की पसंद की है। अखिलेश जी कुछ इस तरह बोले कि जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया था। हैं? सब चौंक गए थे अखिलेश जी की बात सुनकर। क्या हुआ भाई, तुम सब ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो जैसे कि मैंने कोई अनोखी बात कह दी हो। अखिलेश जी सोफे पर पैर मोड़कर बैठ गए। अरे मतलब कब, कैसे, कहाँ और क्यों? कविता जी को बहुत बेचैनी हो रही थी कि अगर डुग्गू के पा ने ये रिश्ता सच में तय कर दिया हो तो। और अकेले कविता जी को ही नहीं बल्कि दादी को और कुछ हद तक प्रिया को भी ये सुनकर थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी। प्रिया तो ये अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे पा या फिर चाहे माँ, दोनों के ही पसंद किए गए रिश्तों का कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक कि भाई उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए। और फिलहाल आज की डेट में तो ये दूर की कौड़ी लग रही थी। अरे भाई, अगर प्यार मोहब्बत का मामला हो तो समझ में आता है कि बंदे को कुआं और खाई का कोई अंतर नहीं समझ में आता, पर बिना प्यार मोहब्बत के आप किसी से कहकर देख लो कि भाई जरा इस कुएं में गिर जा, माई कसम जो उस बंदे ने आपको ही ना फेंक दिया उस कुएं में तो कहना। खैर छोड़िए, हमें क्या करना है इस कुएं और खाई के चक्कर में पड़कर। क्या हुआ, आप सबकी जुबान को लकवा मार गया है क्या? अखिलेश जी ने उन सबकी तंद्रा को तोड़ते हुए कहा। और मैं क्यों नहीं तय कर सकता हूँ डुग्गू की शादी? आखिर उसका बाप हूँ और वो भी सगा। अखिलेश जी ने तैश में आकर कहा। पर फिर उस लड़की का क्या होगा जिसे मेरा मतलब है कि मैंने, माने और पीयू ने चुना है डुग्गू के लिए। कविता जी परेशान होकर बोली। देखिए कविता जी, कहीं आपने उस लड़की से या फिर उसके घर वालों को कोई बयाना तो नहीं दे दिया है ना? अगर ऐसा है तो फिर मैं आप सबको एक बात बिल्कुल क्लियर किए दे रहा हूँ कि आपको अपनी जुबान से फिरना पड़ेगा। आपको बिना मुझसे पूछे इस तरह की कोई बात आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए थी। सॉरी टू से, पर आप लोगों को उनको मना करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। अब डुग्गू की शादी होगी तो इसी लड़की से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अखिलेश जी ने अपनी आखिरी लाइन पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। अरे पर आप ही ने मुझे कब बताया कि आप डुग्गू के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं? हाँ ये सच है कि अभी मैंने लड़की के घर वालों से कोई बात नहीं की है, पर वो लड़की है ही इतनी प्यारी कि अगर आप भी एक बार उसे देख लेंगे ना तो फिर अपनी वाली फाइनल की भी लड़की को नापसंद कर देंगे। कविता जी के मन में एक बार फिर से सोनम की सलोनी तस्वीर उभर आई थी। और वैसे भी अखिल था तो अपने दोस्त के साथ बातें करने में घना बिजी था, ते फिर था डुग्गू वास्ते छोरी कठे देख ली तन्ने। दादी कुछ सोचते हुए बोली। माँ, मुझे नहीं पता था कि अवनी की सगाई में मुझे मेरा पुराना क्लासमेट भी मिल जाएगा। हम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन आगरा के एक ही कॉलेज RBS कॉलेज से किया था। बाद में मैं वापस दिल्ली चला आया और वो मथुरा। और जब पता चला कि अवनी के होने वाले ससुर कोई और नहीं मेरा पुराना सहपाठी सत्येंद्र ही है, तो मैं तो बस खुशी से झूम उठा था। उसने बातों बातों में अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताने के लिए कहा था, और इतना कहकर उसने मुझे अपनी बेटी से मिलवाया भी था। वो वहीं थी उस सगाई में। अरे सच, बड़ी प्यारी बच्ची लगी मुझको, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि इस हीरे को तो मैं अपने घर की शोभा बनाऊंगा। मैंने सत्येंद्र से जब अपने मन की बात कही तो पहले तो वो थोड़ा झिझका, पर जब मैंने कुर्सी पर एक और बैठे डुग्गू की तरफ इशारा किया और उन्होंने भी जब अपने डुग्गू को मन भर कर देख लिया तो फौरन हाँ कर दी। तुम सबको दिखाने के लिए मैंने लड़की की फोटो अपने फोन में सेव कर ली थी। अरे पर जिस लड़की को हम सब ने पसंद किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़की आपकी पसंद से भी ज्यादा अच्छी होगी। कविता जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अरे एक मिनट, प्रिया एकदम से बोलने लगी। वो बहुत देर से अपनी माँ और पा की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और सुनते सुनते ही कुछ सोचने लगी थी। आप दोनों ने भाई के लिए लड़की अवनी की सगाई में देखी है और पसंद किए है ना? प्रिया किसी स्कूल टीचर की तरह अखिलेश जी और कविता जी से सवाल कर रही थी। हाँ, पर इसका क्या मतलब है? अखिलेश जी और कविता जी लगभग एक ही साथ बोल पड़े। और क्या यही वो लड़की है? प्रिया ने अपनी फोन की गैलरी को ओपन करके एक फोटो को क्लिक किया और उसे थोड़ा सा जूम करके पहले अखिलेश जी की तरफ फोन की स्क्रीन घुमा दी। अरे हाँ, यही तो है वो। अखिलेश जी खुशी से चीख पड़े थे। कविता जी हैरानी से कभी प्रिया की तरफ देख रही थी तो कभी अखिलेश जी की तरफ, और मन में सोचती जा रही थी कि ये लड़की भी ना मेरे प्लान को बर्बाद करके ही मानेगी। तभी प्रिया ने अपनी फोन की स्क्रीन को कविता जी की तरफ घुमा दिया और कहा कि माँ, इसी को आपने भाई के लिए पसंद किया है ना? कविता जी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। तूने पा को भी यही तस्वीर दिखाई है क्या? कविता जी ने अविश्वास से पूछा। हाँ माँ, अब बताइए। प्रिया के होठों पर शरारती मुस्कान तैर रही थी। कविता जी ने देखा कि प्रिया के फोन की स्क्रीन पर सोनम की एक बहुत ही प्यारी सी स्माइलिंग पोज की पिक्चर थी, जो शायद मयंक और अवनी की सगाई के समय की थी। कविता जी और अखिलेश जी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे।
दोनों ही दादी के पैरों के पास जाकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले कि मुबारक हो माँ, आपके अड़ियल और गुस्सैल डुग्गू के लिए हमने बहू ढूंढ ली है। और दोनों ने ही फोन की स्क्रीन को दादी के सामने रख दिया। दादी के चेहरे पर भी संतोष के भाव वाली स्माइल आ गई। पर माँ, पा, भाई को कैसे मनाओगे आप सब? ये क्या, भाई किसी भी रिश्ते को हानि करने वाले जब तक कि वो खुद से नहीं चाहेंगे। प्रिया ने हकीकत बयां की थी। मानेगा, जरूर मानेगा, क्योंकि अब तक अमित के सामने सोनम नहीं आई थी ना। अखिलेश जी ने एक निश्चित भाव से कहा। हम अमित को पूरा समय देंगे इस रिश्ते को अपनाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि एक दिन अमित सोनम के लिए हाँ कह ही देगा। कविता जी भी भाव विभोर होकर बोली। आई होप कि भाई सोनम के लिए हाँ कर दे, क्योंकि मुझे भी अब सोनम ही अपनी भाभी के रूप में चाहिए। प्रिया भी चहकते हुए बोली। इधर मथुरा शांतिवन। मयंक गाड़ी पार्क करके जैसे अंदर हॉल में गया, पूनम जी, योगेश मामा जी और सुधा मामी के साथ सामने सोफे पर बैठे हुए मेहमानों से बहुत ही हंस कर बातें कर रहे थे। सत्येंद्र जी एक सिंगल सोफे पर चुपचाप बैठे हुए कभी उन आगंतुकों को देखते तो कभी अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों को देखते। मयंक को देखते योगेश अपनी गंदी बत्ती से निकालते हुए बोला, ये लो, मयंक लल्ला भी आ गए। पूनम जी ने आशा के विपरीत मयंक को हंसते हुए अपने बगल में बैठने का इशारा किया और फिर सामने की ओर देखकर बोली, ये मयंक है मेरा बेटा और सोनम का बड़ा भाई। मयंक हैरान रह गया था, आज माँ को क्या हो गया? अकेले में भी सोनम से किसी तरह का रिश्ता मानने से इनकार करने वाली उसकी माँ आज बाहर से आए हुए आगंतुकों के सामने उसे सोनम का बड़ा भाई बता रही है, और वो भी इतनी सहजता से। कुछ तो गड़बड़ है। ये मामा जी मामी